कि जो औरतें ऊपर से नीचे तक कभी गर्मी हो, जाड़ा हो, धूप हो, बरसात हो, जो कभी नकाब नहीं उतारती थी, उन औरतों ने इतना जज्बा जुनून पैदा किया, अपना नकाब निकाल करके फेंक दिया सर पे, पूरा पूरा कवर करके, बाकी सब पूरा ऐसे माथा पूरा सर कवर करके आज भी वो बैठी है भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए। वो संविधान उनके बाप ने नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी वो कहती है कि बाबा साहब से बड़ा हमारा कोई बाप नहीं है, बाबा साहब से बड़ा हमारा कोई बाप नहीं है। अब आप लोगों को वह चीज समझ जाए। आप लोगों को समझना है कि आपका भी कोई और बाप नहीं है बहन जी, कोई और देवी देवता नहीं है, आपका भी केवल एक ही देवता है और वो है भारत का संविधान और संविधान को लिखने वाला। ये वो मजबूत ताकत है, जिस मजबूत ताकत को बाबा साहब के बाद किसी ने पहचाना तो वो थे माननीय कांसीराम साहब। माननीय कांसीराम साहब की फोर्स, उनकी ताकत आज पूजा के रूप में दिखाई दे रही है। 5 लोकसभा की इंचार्ज है पूजा, और इसके साथ ही इसके सारथी ये दिख रहे हैं। मेरे बीवीएफ के कार्यकर्ता, मेरे भाइयों, आपको दिल से सलाम है। आपको देखती हूँ तो बार बार माननीय कांसीराम साहब की याद आती है। हमने साहब को नहीं देखा, लेकिन साहब की खड़ी हुई फौज है बहन जी, इनको पैसा नहीं मिलता है। आप ये मत सोचिए कि वर्दी में है तो इनको कहीं से पैसा मिलता है, इनको कहीं से पैसा नहीं मिलता है। वो जो औरतें बीच में आपके नीली नीली साड़ी पहने हुए लाठी लेकर के संभाली हुई है मोर्चा, इनको पैसा नहीं मिलता है, लेकिन इनके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है जो साहब कांसीराम पैदा करके गए। साहब भी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के साथ में ही इन सबका आंदोलन एक साथ चल रहा था, एक दूसरे से प्रेरणा लेकर के चल रहे थे। साहब ने भी यही कहा कि हमारा ये बहुजन समाज हाथी के समान विशाल है, हाथी के समान विशाल है, लेकिन जातियों में ऐसा बटा है कि भंगी से चमार कहला हम तो से ऊंच, चमार से पासी कहला तू कैसे ऊंच, तो से ऊंच तो हम है, पासी से खटी कही तू कैसे ऊंच, तो से ऊंच तो हम है, खटी से अहिर कही हम तो से ऊंच, अहिर से लुहार कही हम तो से ऊंच, लुहार से सुनार कही हम तो से ऊंच, सुनार से कहार कही हम तो से ऊंच, कहार से कुर्मी कही हम तो से ऊंच, कुर्मी से नाई कही हम तो से ऊंच। सब जनी ऊंच नीच में लगत रहा भैया, आज ये हमन के जाति व्यवस्था में बटले थे हमारी खोपड़ी पे बैठ के राज कर। साहब कांसीराम इस बात को कहते थे ये बहुजन समाज हाथी के समान विशाल है, लेकिन जातियों में बटा हुआ है, इसलिए इसको अपनी शक्ति का एहसास नहीं हो पा रहा। लेकिन साहब एक बात ये कहते थे कि जिस दिन ये बहुजन समाज अपनी ताकत को पहचान लेगा, अपनी संख्या बल को जान लेगा, अपने वोट की ताकत का एहसास कर लेगा, उस दिन ये हाथी देश की शासन सत्ता पे अपना कब्जा कर सकता है, यानी देश का बहुजन समाज शासक कौन बन सकता है। और ये बहुजन समाज कोई ऐसा वैसा नहीं था बहन जी। जगदेव प्रसाद कुशवाहा बाबू ने बोला कि हम 100 में 90 हैं, मान्यवर कांसीराम ने 100 में 85 का नारा दिया। बोले कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक ये 100 में 85 है और 15% है ठाकुर बाभन बनिया, ये लोग 15% है, लेकिन हमारे ऊपर राज करते हैं। साहब गांव-गांव घूम करके, साइकिल घूम करके, पैदल घूम करके साहब ने वो चिंगारी जताई, वो जलाई कि साहब ने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने नारा दिया कि 100 में 90 शोषित है और शोषित का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मान्यवर साहब ने कहा वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 85 हम हैं, राजा हमारा होना चाहिए, लेकिन तुम हमारे वोट से सरकार बना लेते हो, तुम्हारा शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस कार्यक्रम को करने में, गांव-गांव अलग जगाने में कई बार साहब कांसीराम भूखे सो जाते थे, कई बार साहब कांसीराम के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था। अब वही ठंडी गई ना बहनी, अब वही साल स्वेटर ओढ़ल जाती है, पहनल जाते, राती के कंबल रजाई ओढ़ के सोवल जाती है। साहब ऐसे ठंडी के दिनों में उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, ठंडा शुरू हो गया था। पूजा जैसी एक बेटी थी, उसने बोला साहेब ठंडी शुरू हो गई, तनी अपने खातिर कोट स्वेटर कुछ ले ला, नहीं तो ठंड लग जाए तो कार्यक्रम रुक जाए, कार्यक्रम नहीं रुकना चाहिए। साहब कांसीराम के पास जेब में केवल 5 रुपया था, कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं होता था। साहब ऐसे चुपचाप एक कोट की दुकान पे चले गए। दुकानदार देखा, अरे साहब कांसीराम देखने में लंबे चौड़े थे, गोरे चिट्टे थे। साहब को देखा तो सोचा कौनो मोट मनई आयल है, कौनो बड़ा आदमी आयल है।
तो लगल बढ़िया बढ़िया कोट दिखावे। साहिब ने पूछा भैया दुकान पे कितना कितना दाम का है कोट? दुकानदार कहा ज्यादा का नहीं, खाली 2000 रुपया का है। साहब के जेब में रहल 5 रुपया। साहब कहा था कि ना भैया ना, हमारे पास इतना पैसा ना है कि हम कोट खरीद पाई। दुकानदार कहते अरे 150 रुपया कम दे दिया भैया, और क्या कही? कहते भाई साहब कहते ना ना भैया हमारे पास इतना पैसा हम कोट ना खरीद पाई। दुकानदार कहता अरे साहब कितना पैसा है तोरे लगे? जो हम कहता हुआ कि ना पैसा है ना पैसा। साहब कहते हमरे लगे केवल 5 रुपया है। दुकानदार साहब कांसीराम को डांट लगा दिया, बोला जब औकात नहीं थी तो दुकान के अंदर घुसा कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई घुसने की? चल निकल जा बाहर। साहब चुपचाप दुकान से बाहर आ गए, लेकिन जाते जाते साहब कांसीराम पूछ रहे हैं भैया मैं चला तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना बता दो कि 5 रुपया में मुझे कोट कहाँ मिलेगा? साहब कांसीराम से दुकानदार कहता है 5 रुपया में कोट चाहिए तो चला जा मुर्दा घाट में कोट मिल जाएगा। साहब कांसीराम चुपचाप चले जाते हैं मुर्दा घाट। वहां मुर्दा लोगों का कपड़ा इसे तैयार के रखा रहा है, वही में से एक कोट उठावे ने साहब पहन लेने। दुकानदार देखता है रे इतना गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा आदमी आया है, ये मुर्दा आदमी का कोट पहन रहा। कहते ना ना साहब तोरे खातिर नहीं था, मुर्दा लोगन के कपड़ा है, गरीब मजदूर लोगों पे। साहब कहे हमके तो फिटिंग हो गया भैया, तू बता दे कितना पैसा दे दे। दुकानदार कहते अरे साहब तू इतना बड़ मनाई हुआ, कुछ दे दा। साहब कहे कुछ ना, तू उनके बतावा कितना पैसा दे दें। दुकानदार कह रहा है साहब 5 रुपया दे दा। जेब में से निकाल करके फटाक से 5 रुपया दे दिए, और देखिए एक मुर्दा घाट से मुर्दा आदमी का कोट 5 रुपया में खरीदने वाले ने आपको और हमको सूट बूट कोट पैंट टाई लगाने का अधिकार दिला दिया। अब आप देखिए कि साहब ने तो हमें इतना जागरूक कर दिया, हमको अपने वोट की ताकत का एहसास करा दिया, लेकिन हम कभी एक बोतल दारू में, कभी एक प्लेट मीट में अपने वोट का सौदा कर देते हैं बहन जी। हर चुनाव से पहले गांव दारू बंटती है, शराब बंटती है, एक एक प्लेट मीट बंटता है, और आप अपने वोट का सौदा कर देते हो। साहब कहते थे जो वोट का सौदा करता है वो अपनी बेटी की इज्जत का सौदा करता है। वोट का सौदा मतलब अपनी बेटी की इज्जत का सौदा करना। मेरे बहुजन समाज के लोगों, कब तक अपने ऊपर केवल दूसरे लोगों का शासन होते देखना चाहते हो? क्यों नहीं उठ करके खड़े होते हो? क्यों नहीं अपने अधिकार के लिए उठ के खड़े होते हो? अपना शासक खुद बनना चाहते हो? क्यों नहीं अपना खुद राजा बनने के लिए वोट का इस्तेमाल करते हो? कब तक दूसरे का पिछलग्गू बने रहेंगे बहन जी? कब तक एक ठो भगोना में, एक ठो हैंडपंप में, एक ठो सड़क पे, एक ठो बिजली पे, एक ठो आबादी के मकान के लिए कब तक अपने वोट का सौदा करते रहोगे? अगर ये सौदेबाजी नहीं रोकी आपने भैया, तो ये ध्यान रखिएगा वो लोगों की आंखों में भारत का संविधान खटक रहा है। रात दिन वो प्रयास कर रहे हैं संविधान खत्म हो, और दूसरी तरफ हमारी माँ बहनों की रोजाना इज्जत तार तार कर रहे हैं। और इसके अलावा जो नागौर में हुआ, उस भाई के पिछवाड़े पेचकस डाल दिया गया भैया। सोच के देखिए, औरतों के ऊपर तो अत्याचार ये लोग कर ही रहे थे। कभी औरतों को नंगा घुमाया जाता है, कभी उनको तरह तरह से बेइज्जत किया जाता है, लेकिन अब आदमी का दुश्मन हो गया। आदमी के शरीर में कभी पेचकस डाला जा रहा है, कभी सरिया डाली जा रही है। इंसान को इंसान नहीं हैवान बना दिया इन लोगों ने। अभी और कितना तकलीफ सहना चाहते हो? जहानाबाद कांड यहीं पर हुआ ना, जो नरसंहार हुआ था 1960-65 के आसपास। पूरी बस्ती जला दी गई, लेकिन यही बिहार की धरती जो क्रांतिकारियों की धरती है, इसी बिहार ने उन सबका बदला लिया, वापस आवाज उठाई। इस बिहार की धरती पे आज बच्चा कह रहा है कि मैं अब दबने वाला नहीं हूँ, मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। पूजा बात कर रही थी ना, किनकी बात कर रही थी? फूलन देवी की बात कर रही थी। बहन जी 14 साल की थी जब फूलन देवी की शादी